मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कई कॉलेजों में मैंने देखा कि जहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात होती है, सबसे पहले कुछ ढूंढा जा रहा है तो वो, अरे यार वो 4 साल पहले हमने आईडीपी भेजी थी ना, उसको ले आओ, तो वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान हो रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, उसकी मदद हमको मिल रही है, पर अब आगे आने वाले 10-20 सालों के लिए हमें प्लानिंग करना होगी, हर कॉलेज को करना होगी। बिना प्लानिंग किए आप क्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते। इसके बाद में जो प्लानिंग बन जाने के बाद में उसको आप एक्शन में लाएंगे, जो भी आपने सोचा है उसका एक्शन किया जाएगा, उस प्लान के ऊपर काम किया जाएगा। और यहाँ आप एक खड़ा एरो देख रहे हैं डू और चेक के बीच में, दैट इज फीडबैक। ये जो वर्ड फीडबैक है, इसके लिए मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये स्लाइड आपको आपके बचपन की ओर ले जाएगी, जहां आपने बचपन में कई कहानियां सुनी होंगी कि एक जादूगर है, जादूगर की आत्मा या जान तोते में है, तोता मर गया, जादूगर मर गया। ठीक इसी तरह से क्वालिटी एश्योरेंस की आत्मा फीडबैक में है। फीडबैक मर गया, क्वालिटी अपने आप खत्म हो जाती है। और आप और हम सब बैठे हैं, फीडबैक को हम कितना महत्व देता है आईक्यूएसी से, ये आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर अपने आप से पूछ लें कि आज दिनांक तक फीडबैक को केवल क्राइटेरिया 1 का आखिरी क्वेश्चन समझ के यदि आप उसे पूरा कर रहे हैं तो आप क्वालिटी के साथ बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं। आप अपने बच्चों, विद्यार्थी जो आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उन माँ बापों के सपनों के साथ आप खेल रहे हैं, जिन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ आपके बच्चों, उनके बच्चों को आपके कॉलेज में भर्ती कराया है। इसलिए किसी भी स्थिति में आईक्यूएसी से केवल फीडबैक को एक औपचारिकता न माने, उसे अपने में जहन में उतार ले और उसको अपनी प्रैक्टिस में कर ले। तो लोगों का माइक खुला है, जिनका बंद है उनसे भी मैं खोलने का अनुरोध करके मैं पूछना चाहूंगा, कुछ लोग मेरे को इसका जरूर जवाब दें कि कितने लोगों ने आईक्यूएसी और कॉलेज को छोड़ के अन्य जगह फीडबैक दिया है और उनको लगा कि हाँ ये क्वालिटी इंप्रूव हुई है। कोई उदाहरण दे सकता है, 1-2 जन? आपने कहीं फीडबैक दिया होगा, आजकल हर जगह हो गया, तो 1-2 उदाहरण मेरे सामने आ जाए ताकि अपन अपने हायर एजुकेशन को उससे रिलेट कर सकें। सर लोग इतना बात कर रहे हैं बीच बीच में, उसके कारण आपको भी अनम्यूट करना पड़ रहा है सर। आप अपने आप को आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, दगावकर सर। सॉरी मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं अनम्यूट हो गया था। फिर से मैं आपसे पूछता हूँ कि जब क्वालिटी की बात आ रही है, जैसे मैंने बताया, ये शेयर चला गया क्या बेटा? है शेयर है? नहीं सर, दिख तो रहा है, जब स्क्रीन दिख रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। ठीक। मेरे को आइडिया नहीं कि कब से माइक बंद हो गया था, तो मैं थोड़ा सा पीछे से वापस से रिपीट कर लेता हूँ कि तोते की जात इसमें, और अगर तोता मर गया, जादूगर मर गया, तो फीडबैक यदि खत्म हो गया तो क्वालिटी अपने आप खत्म हो गई। इसलिए मेरा सारे आईक्यूएसी टीम, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटरों से निवेदन है कि वो अपने यहाँ के फीडबैक सिस्टम को सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखे। सबसे स्ट्रांग यदि कुछ होना है तो वो फीडबैक। आज के जमाने में इतनी सुविधाएं हो गई है गूगल फॉर्म की वजह से कि आपको तो केवल एक फॉर्म बनाना है, एनालिसिस तो अपने आप हो जाता है। तो किसी भी स्थिति में आप अपने फीडबैक सिस्टम को बहुत अच्छे से करें। फिर मैंने ये प्रश्न पूछा था कि कितनी जगह आपने अभी तक फीडबैक दिया है कॉलेज के आईक्यूएसी सेल के अलावा? कोई मेरे को 1-2 जन बताएं प्लीज। हेलो। हाँ जी, आप आगे कुछ हेलो, आवाज नहीं आ रही इसमें।
उसके बाद फीडबैक उसमें लिया तो हमें ये निकल के आया अगर कोई हम करवा रहे हैं तो उसको अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करवाएं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो उसको बेनिफिट अभी फिर हमने हमारे यहाँ कॉलेज में 28 फैब को एक सेमिनार ज्वाइन करने, अभी ज्वाइन नहीं करा उन्होंने, केस कर वेटिंग टू ज्वाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में था। तो वो मतलब एक अच्छा उसका जो था आउटकम निकल के आया। आ गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कई जगह पर फीडबैक दिया होगा। जी जी सर, हम लोगों ने वेबिनार उदाहरण, एक सजेशन आता था कि आप उसको ऑफलाइन भी रखें, तो फिर वो ऑफलाइन और ऑनलाइन फीडबैक से ही आया कि दोनों मोड में रखा जाए। आवाज नहीं आ रही है। दूसरे ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं और अपने काम भी निपटा रहे हैं तो भूल रहे हैं कि माइक चालू है। आप अपना हैंड रेस कर दें तो एक एक करके बोल देंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। चलो मैं ही उधर दे देता हूँ। मैंने आज सबसे डॉक्टर अंजना सिंह, हेलो, अर्चना सिंह हम लोग ने वेबिनार, सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स में भी ये गूगल फॉर्म में फीडबैक दिया, जिससे थैंक यू मैडम। डॉक्टर अंजना सिंह नाम कुछ बोलना चाहते हैं? एक उदाहरण मैं मेरी तरफ से फीडबैक का दे रहा हूँ और शायद आप सबकी उस पर सहमति भी मिलेगी कि डे टू डे लाइफ में फीडबैक और क्वालिटी इंप्रूवमेंट का उदाहरण ये है कि शाम के समय जब घर की लक्ष्मी भोजन बना के आपसे पूछती है कि खाना कैसे बना, ये उसने फीडबैक लिया। आपने कहा कि दाल में नमक ज्यादा था, ये आपका फीडबैक, और उसने दूसरे दिन कम नमक के साथ में ये उस क्वालिटी का इंप्रूवमेंट। तो ये फीडबैक का महत्व है। तो फीडबैक घर से लेकर कॉलेज तक हर जगह काम में आता है। फीडबैक लेना, यदि आपसे पूछा गया दाल कैसी बनी, आपने जवाब ही नहीं दिया, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। आपने बताया कि नमक ज्यादा था और दूसरे दिन वापस उसकी एनालिसिस नहीं की गई कि आपने कहा था नमक ज्यादा है, तो आपको वापस खराब ज्यादा नमक वाली ही दाल मिलने वाली। इसलिए फीडबैक लेना, एनालिसिस करना और उसके ऊपर एक्शन करना, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए शायद नेक ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए पहले क्राइटेरिया में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि क्या आपने फीडबैक लिया, यदि फीडबैक लिया है तो क्या उसके ऊपर स्पीकर काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको घर के उदाहरण से फीडबैक का महत्व समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे साथी लोग जो हैं वो फीडबैक के महत्व को समझेंगे और उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि आप अच्छे से फीडबैक को देंगे, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, यहाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, एम्प्लॉयर को लेकर के कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि एम्प्लॉयर मतलब, तो वो अपने आप के एम्प्लॉयर को समझते हैं कि मेरा एम्प्लॉयर तो कमिश्नर है, तो कई लोग कमिश्नर को भी जो है वो फीडबैक भेज रहे हैं, वो भी सही है। पर एम्प्लॉयर का मतलब ये जिन्होंने आपके बच्चों को नौकरी दी है या भविष्य में आपके बच्चों को नौकरी दे सकते हैं, वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएंगे। तो आपके यहाँ के बच्चों का भले ही प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, पर आपके शहर में यदि 10 कंपनियां हैं जिनको आप भविष्य में समझते हैं कि ये बच्चों को हमारे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो आप उन 10 से भी फीडबैक ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे वहां नौकरी कर रहे हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको किन बातों की जरूरत है, बच्चों में किस क्वालिटी की जरूरत है, हम उसके अनुसार जो है वो हमारे बच्चों को तैयार करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, कई जगह मैंने देखा कि फीडबैक की जब बात आती है तो जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्विस के 20 क्वेश्चन हैं, वही के वही 20 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं कि भाई ये 20 क्वेश्चन को फॉर्म भर दें, IQAC अपने काम की इतिश्री समझ लेती है। वो 20 क्वेश्चन आपकी मदद कर सकते हैं, पर उससे अलग हटके भी
आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टीचिंग पर और आपकी कॉलेज की कुछ समस्याओं पर अलग से भी फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। खाली उन 20 क्वेश्चनों को आप अगर लेकर के बताएंगे तो हो सकता है कि नेक आपको उस मैट्रिक्स में 20 में से 20 अंक ना दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फीडबैक वाला कॉलम नंबर जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट है नंबरों का, उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। अब हम आ जाते हैं कि जो IQAC जो बन रही है उसका अपना क्या दायित्व, कैसे काम करना है उसको, और क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो IQAC का अपना खुद का विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यदि आप मुझको देख पा रहे हो तो आप देख रहे होंगे, हालांकि क्योंकि कैमरा सेल्फी मोड में इसलिए उल्टा दिखाई दे रहा है, पर मेरे पीछे बोर्ड लगा है उसमें होलकर साइंस कॉलेज की IQAC सेल का विजन और मिशन और ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर IQAC सेल अपना विजन और मिशन बनाए। पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब अपना विजन और मिशन बनाना है तो वो कॉलेज के विजन मिशन से इन ट्यून हो का मतलब, कॉलेज समोसा बनाना चाहता है तो आप अपने विजन मिशन में मावा शामिल ना करें, नहीं तो मावे से समोसा नहीं बनता। तो आपको कॉलेज का जो विजन मिशन है उसको ध्यान में रखते हुए अपना विजन मिशन बनाना होगा, और उस विजन मिशन को, कॉलेज के विजन मिशन को प्राप्त करने में आपका विजन मिशन कैसे मदद करता है, इस बात पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिख रहा है कि IQAC शुड बी रिस्पेक्टेड। अभी आपने देखा कि जितने अपने साथ में प्रिंसिपल्स भी होंगे, IQAC कोऑर्डिनेटर भी होगा, स्टाफ होगा, पहले 10 मिनट कुछ कॉलेजों का माइक ही चालू, तो वो कितना IQAC वो कॉलेज इस IQAC के सेमिनार को, इस IQAC की वर्किंग को कितना महत्व देता होगा, ये आप और हम अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए IQAC को रिस्पेक्ट देना सबका बहुत 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 जरूरी काम है। तो क्या रहा है कि IQAC की जब बात चलती है तो IQAC कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, 7 क्राइटेरिया प्रभारी बना दिए गए। अब उन 7 क्राइटेरिया प्रभारियों को 7 के अलावा 50 प्रभार सौंप दिए गए, तो IQAC का काम गड्ढे में चला गया। ऐसा ना भी हो, अगर बहुत जरूरी हो तब IQAC के साथियों को, जब आप AQR सबमिशन की स्थिति में है, जब आप SSR सबमिशन की स्थिति में है, तब IQAC के साथियों को प्राचार्य जी से निवेदन है कि वो थोड़ा बहुत क्या लगभग अन्य कामों से मुक्त रखें, ताकि IQAC का काम बहुत अच्छे ढंग से हो सके। IQAC को थिंक टैंक सोचना है हर टाइम ये सोचना है कि क्या किया जाए कि मेरे कॉलेज की क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आज जितने भी IQAC कोऑर्डिनेटर ये सुन रहे हैं, मेरा उन सब से निवेदन है कि वो IQAC के मैनुअल को जरूर पढ़े। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो दायित्व सौंपा जाता है उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो यदि आपने अध्ययन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि आपने IQAC नेक के मैनुअल का अध्ययन नहीं किया है तो आप और आपके सभी साथी निश्चित रूप से उसका अध्ययन करें। और अगला पॉइंट, वर्क विलिंगली। आप ये ना सोचें कि प्राचार्य ने मेरे को काम सौंप दिया है तो अब मेरे को ये करना ही है। आपको काम जितना अच्छे ढंग से आप करेंगे उतना अच्छा होगा। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, 3 मजदूर उसके ऊपर काम कर रहे थे। एक बंदा उधर से निकलता है, एक ने पूछा क्या कर रहे हो, तो एक मजदूर ने जवाब दिया देख नहीं रहा पुताई कर रहा हूं। दूसरे ने कहा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा रोजी रोटी कमा रहा हूं। तीसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि इस विशाल इमारत जो बन रही है उसका एक हिस्सा बनने जा रहा है। तो तीनों काम एक ही कर रहे हैं, 3 मानसिकताएं। निश्चित रूप से किसको काम करने में आनंद आ रहा होगा आप अंदाज लगा सकते हैं।
तो आप भी जब IQAC के कोऑर्डिनेटर बने, IQAC की टीम में हैं, तो आप ये सोचें कि एक बहुत शानदार काम के लिए आपको चुना गया है और आपको उससे बहुत अच्छे से काम करना है। अगला पॉइंट जो है डेफिनेट प्लान एंड SOPs, ये आप बहुत अच्छे से करें। कहाँ जरूरत पड़ेगी इसको मैं अगली स्लाइड में बताना चाहूंगा। यहाँ पर भी मैंने कुछ उसी को प्रेजेंट रूप में बताया है। आप देख रहे होंगे एक SOP दिख रहा होगा, एक डाटा एनालिसिस दिख रहा है। यहाँ फिर मेरा निवेदन है, मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे स्टैंडर्ड लिखे या जो सुनना है पर दिमाग में आया है तो मैं बोल देता हूँ। डाटा एनालिसिस यहाँ पर लाल इसमें आपको एक तीर दिख रहा है, वो आ रहा होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि IQAC कोऑर्डिनेटर को कंप्यूटर फ्रेंडली होना ही है। उसको एक्सेल में नहीं मास्टरी तो एक्सेल चलाते तो आना ही चाहिए। उसको ईमेल खोलते, बंद करते, भेजते, ईमेल में अटैचमेंट करते आना ही चाहिए। और मेरा तो भोपाल टीम से निवेदन है कि मैडम आप तो एक्सेल और ये IT के ऊपर ट्रेनिंग के लिए 2 दिन का सेशन रख दें IQAC टीम और मेंबर्स का, क्योंकि कई जगह मैंने देखा फोन लगाया तो बोले सर वो ऑपरेटर नहीं आया है इसलिए मैं कुछ जानकारी नहीं भेज पा रहा हूँ आप। तो फिर IQAC कोऑर्डिनेटर जो है वो, तो इसलिए अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आता नहीं है तो आप आज ही से सीखना चालू कर दें कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और ईमेल का उपयोग किया जाना है, क्योंकि इनके बगैर एक अच्छा IQAC कोऑर्डिनेटर नहीं बना जा सकता। इसका उदाहरण मैं देता हूं कि जब मैं मेरे बेटे को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भर्ती कराने गया, रेपुटेड फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था, जब वहाँ इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ के डायरेक्टर ने हमको बताया कि आप ये मत सोचे कि आपका बेटा जो है जब यहाँ से पास आउट या दूसरे दिन से हम उसको डिजाइनिंग सिखाने लग जाएंगे और वो बहुत बड़ा जो है वो एक डिजाइनर बन जाएगा। बोले पहले हम उसको जो है ना सुई में धागा डालना और मशीन चलाना सीखेंगे। कई पेरेंट्स ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसका ये कहना था कि एक अच्छा मैनेजर वही होगा, एक अच्छा लीडर वही होगा, उसको वो सब काम करते आने चाहिए जो उसका अधीनस्थ कर रहा है। यदि मेरा अधीनस्थ एक्सेल में मास्टर है, मेरे को उससे एक कदम आगे होना पड़ेगा, तो मैं मोरे अच्छी टीम को बना। जी मैडम जी, आपका ये जो प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन कर लीजिए, प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन कर लीजिए सर, दिख नहीं रहा है लोगों को। जी 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 मैं ठीक है मैडम, सर बहुत अच्छा चल रहा है, आप आगे सर, बहुत जी जी। तो डाटा एनालिसिस जो यहाँ दिख रहा है, तो ये डाटा एनालिसिस आपको करते आना चाहिए। अब इसके आगे वर्ड है गैप एनालिसिस। तो गैप किसका, तो इधर साइड में आप देख रहे होंगे कि बेंचमार्क, ये बेंचमार्क आपको तय करने हैं। कौन क्या होंगे, हर क्राइटेरिया, हर QLM का एक बेंचमार्क आप आउट हो चुका है। पहले ऐसा रहता था कि जब हम SSR तैयार कर रहे हैं, जब हम SSR भेज रहे हैं, तब अंधेरे में तीर चलाते थे कि मैंने ये 50 की जानकारी दी है, कितने नंबर मिलेंगे। अब नेक ट्रांसपेरेंट हो गया है, उसने कहा कि यदि आपने वैल्यू एडेड कोर्स 50 कर दिए तो आपको 50 में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप सबसे पहले अपने साथियों के साथ IQAC टीम बैठ करके हर एक बेंचमार्क को डिस्कस करें कि भाई ये बेंचमार्क है, क्या इस बेंचमार्क को हमारे टीम अगले साल में, 1 साल में, 6 महीने में पूरा कर सकती है। यदि कर सकती है तो उसके ऊपर आपको कार्रवाई करना है। उस कार्रवाई के लिए आप ऊपर देख रहे होंगे SOP, तो उन बेंचमार्कों को पहले आप निर्धारित कर लीजिए। कुछ बेंचमार्क ऐसे होंगे जो कि संभव नहीं हो सकते, जैसे अगर पता चला कि 100 रिसर्च पेपर की जरूरत है तो निश्चित रूप से अगले 2 साल में या 1 साल में हम 100 पेपर नहीं कर सकते, तो उस बेंचमार्क को आप मत ध्यान दें। पर यदि FDP है, FDP में अटेंड करना है, वैल्यू एडेड कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स को अटेंड करना है, ये वो क्राइटेरिया है, ये वो बेंचमार्क QLM से, QNM से, जिनको बहुत आसानी से अचीव करके आप बहुत अच्छी ग्रेड ला सकते हैं। तो मेक इट बेंचमार्क डिक्लेयर करें, उसके लिए प्लान बनाएं और उसके बाद में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं कि यदि किसी डिपार्टमेंट को वैल्यू एडेड कोर्स कराना है तो उस वैल्यू एडेड कोर्स के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, क्या आवश्यक है, ये IQAC टीम को कैसे पता चलेगा,
जैसे कि बेंचमार्क की एक अवेलेबल है, वैसे इस एसओपी भी अवेलेबल है। आप उस एसओपी को पढ़ें, आप देखें कि वैल्यू एडेड कोर्स के लिए क्या मांगा जाता है। उसमें लिखा होगा कि हमको सिलेबस चाहिए, हमको ब्राउचर चाहिए, हमको छात्रों की उपस्थिति चाहिए, हमें उनको दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए। तो ये सब आप लिख लें और हर विभाग को आप सौंप दें कि भाई यदि आप वैल्यू एडेड कोर्स कर रहे हैं तो इतना होना चाहिए, ये 30 घंटे का होना चाहिए। ये सब आपको खुद को पहले निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आपको बताना पड़ेगा। अब ये जो बेंचमार्क की मैंने बात करी, तो बेंचमार्क शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। यदि आपने इन 5 चीजों का ध्यान रखा तो आपके बेंचमार्क से आपको सफलता निश्चित मिलेगी और आपके जो ग्रेड है उसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ IQAC कोऑर्डिनेटर्स को कि आप तो काम करते रहिए, नेक के लिए काम मत करिए। काम करते रहिए तो नेक की ग्रेड अपने आप आपके पास चलकर आ जाएगी, और यदि आपने नेक के लिए काम करा तो ग्रेड दूर खसक जाएगी। तो आप बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ साथ ये बाय प्रोडक्ट में काम करते रहिए तो आपको बाय प्रोडक्ट में ही नेक की ग्रेड मिल जाएगी। यदि आपने नेक की ग्रेड के पीछे भागे या उसके अनुसार कागज बनाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी अपन आगे की स्लाइड में भी अपन देख लेंगे। IQAC की जो टीम है, IQAC के जो कोऑर्डिनेटर है, उसको सबसे पहले कॉलेज की अंडरस्टैंडिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके स्टाफ के बारे में मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके जो स्टेक होल्डर्स है, एल्यूमनाई है, जो पेरेंट्स है, उनके बारे में जानकारी मालूम होना चाहिए और उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करते आना चाहिए। अगर आप नए ट्रांसफर होके गए हैं और आपको आते बराबर IQAC के इंचार्ज बना दिया गया है तो बिल्कुल ना घबराएं, आप आराम से हर स्टाफ मेंबर से मिले तो अपने आप आपके पास में पूरी जानकारी जो है वो आती चली जाएगी। आप एज ए रिकमेंडेशन बॉडी टू द प्रिंसिपल करें, प्रिंसिपल के कान नहीं भरना है, प्रिंसिपल को रिकमेंड करना है कि ये काम इस डिपार्टमेंट से करवाया जाना चाहिए, ये वैल्यू एडेड कोर्स इससे करवा लेते हैं, ये FDP यहाँ करवा लेते हैं, इस वाले यहाँ के बच्चों को हम बाहर भेज देते हैं। तो इस तरह से एक क्वालिटी कल्चर जो है वो आप उत्पन्न कर सकेंगे। महत्वपूर्ण काम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का तो है ही। अल्टीमेटली सरकार में, जैसे हमारे एक सीनियर सर कहते थे कि सरकार में जो है वो कागज बोलता है, तो नेक में भी अल्टीमेटली जो कुछ भी जाना है वो आपका कागज ही जाना है। AQR और SSR की रिपोर्ट टाइमली भेजें, आप उसको गले आने तक उसका राह न देखें। टाइमली यदि आप भरेंगे बहुत अच्छे से भरा जाएगा। अब तो AQR भरने से नेक की SSR अपने आप तैयार हो जाएगी और टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च के ऊपर भी आप बहुत ध्यान दें। क्राइटेरिया 2 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि नई नई मेथोडोलॉजी, नए नए तरीके पढ़ने पढ़ाने के हमको इसलिए पढ़ना पड़ेंगे कि टीचर, स्टूडेंट हमारे से आगे हो गया है, स्टूडेंट को हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, वो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि आप जो क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं वो उसने पहले से यूट्यूब पे देख चुका है। इसलिए आपको कुछ इस तरह से टीचिंग बनाना पड़ेगी कि बच्चा आपके साथ में टीचिंग मेथड्स में इन्वॉल्व हो, तो आप जो है एक बहुत अच्छे सफल जो है वो IQAC कोऑर्डिनेटर बनेंगे और अच्छी ग्रेड मिलेगी। अब ये जो स्लाइड आ रही होगी आपको लग रहा होगा कि ये इन्वेलेंट स्लाइड कहाँ से आ गई, एक में गावस्कर है और दूसरे में तेंदुलकर है। ये स्लाइड मैंने कई बार बताई है, भोपाल की टीम कह रही होगी कि घड़ी घड़ी वही स्लाइड बता रहे हैं, फिर भी मैं मान के कि बहुत से लोग पहली बार जुड़े हैं तो उनको फिर से मैं बताना चाहता हूँ। ये स्लाइड में इसलिए बताता हूँ कि ये 2 लीजेंड्स हैं, गावस्कर और तेंदुलकर अपने जमाने के क्रिकेट के सितारे रहे हुए हैं। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूँ कि तेंदुलकर क्यों हुआ? तेंदुलकर इसलिए बना कि उसने गावस्कर की नकल नहीं करी। यदि वो गावस्कर की नकल करता तो तेंदुलकर नहीं बन पाता। हाँ, उसने गावस्कर को अपना आदर्श जरूर माना, पर
उसने उसकी नकल नहीं करी। ठीक इसी तरह से हर IQAC कोऑर्डिनेटर को तेंदुलकर बनना है, मतलब अपना SSR, अपना AQR अपने लेवल पर तैयार करना है। किसी कॉलेज को, किसी की SSR को, किसी की AQR की आप मदद ले सकते हैं, उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट आप समझ सकते हैं, पर उनकी आप एग्जैक्ट नकल ना करते हुए आपको उनसे प्रेरणा लेकर के, हो सकता है कि A की बजाय आप B को बहुत अच्छी मैट्रिक्स को अच्छे से कर सकते होंगे, तो आप B मैट्रिक्स को अच्छा करें। किसी भी स्थिति में तेंदुलकर को गावस्कर की नकल नहीं करनी है, तेंदुलकर को अपनी बैटिंग स्टाइल से ही बैटिंग करना है और A ग्रेड या A++ ग्रेड अपने को लाना है। अब ये जो मैंने बताया कि ये गुण होने चाहिए IQAC कोऑर्डिनेटर, IQAC टीम में प्लानिंग का गुण सबसे महत्वपूर्ण है। आज से आप प्लानिंग में जुड़ जाओ कि आज से 2 साल बाद मेरे यहाँ नेक की टीम आने वाली है, मेरे को SSR सबमिट करना है, मैंने देख लिया है कि 50 वैल्यू एडेड कोर्स होने हैं, मेरे अभी तक सिर्फ 10 हुए हैं, अगले 2 साल में मेरे को 40 ऐसे अगर वैल्यू एडेड कोर्स पूरे करने हैं, तो किस डिपार्टमेंट से कब मैं वो करूंगा, किस तरह से मैं प्लानिंग करूंगा। जहां जहां आपका गैप आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी आपके पास में साल से 2 साल बाकी है, आप हर संभव गैप को पूरा कर सकते हैं, तो प्लानिंग जरूर जरूर करें। रूप से क्राइटेरिया 2 की जानकारी प्रस्तुत करें। जब विभाग डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हो तो आप उनको जाकर के मदद करें। IQAC सेल में बैठ करके एक कागज निकाल करके सिर्फ अपने आने वाले डाटा की राह न देखे, आप वहां जाएं, फील्ड में जाएं, विभाग में जाएं, तब आपको पता चलेगा कि कितना कहाँ तकलीफ आ रही है और उस तकलीफ को दूसरे विभाग में भी आ रही होगी तो किस तरह से दूर किया जा सकेगा। यदि किसी एक विभाग ने अच्छा काम करा है तो उसकी दिल खोल कर सबके सामने तारीफ करिए। कंपटीशन करने की कोशिश करेगा और ये पूरे कॉलेज के लिए लाभ की स्थिति होगी। अपना कम्युनिकेशन बहुत साफ रखें, आपको क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, ये बहुत अच्छे से बताना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो IQAC कोऑर्डिनेटर और IQAC टीम में होना चाहिए वो है कि ठंडा दिमाग और मीठी जुबान। ये 2 अगर आपने कितना भी हो, मैं तो हमेशा कहता हूं मेरी टीम से कि गूगल मैप बन के काम करो। गलत रूट बदल दिया तो गूगल मैप कभी ऐसा नहीं कहता कि क्या कर रहा है बेवकूफी, लेफ्ट मुड़ना था राइट मुड़ गया, वो कभी ऐसा नहीं कहता। वो अगला रास्ता बताता है कि 100 मीटर जाके यू टर्न ले लेना और वापस लेफ्ट मुड़ जाना, कभी गुस्सा नहीं करता। ठीक इसी तरह से गूगल मैप बन के आपको और हमको सबको काम करना है। कूल हेड एंड स्वीट टंग सफलता का मूल मंत्र है IQAC कोऑर्डिनेटर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे कुछ काम लिखे हैं कि IQAC को कमेटियां व्यवस्थित बनाएं, हर कमेटी के बारे में रिपोर्ट बना लें, एनुअल रिपोर्ट हर कमेटी की बनाएं। जब आप कमेटी बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि हम एक नोटिस मिलता है जिसमें 50 कमेटियां बनी हुई होती है, हम उस पर दस्तखत कर देते हैं, उसमें से 10 में से 9 लोग भूल जाते हैं कि हम किस कमेटी में बने थे। IQAC कोऑर्डिनेटर की जवाबदारी है कि साल के अंत में हर कमेटी से उस कमेटी द्वारा साल भर किए गए कामों की रिपोर्ट ले कि वो इस कमेटी में था, इस कमेटी की ये मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय लिए गए और इससे कॉलेज को या विद्यार्थियों को ये लाभ हुआ। यदि आप हर अपनी गतिविधि का लाभ विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आपकी कमेटी बनाना निरर्थक है। इसलिए आप निश्चित रूप से हर कमेटी, छोटी से छोटी कमेटी, बड़ी कमेटियों की तो हम बना देते हैं, और छोटी से छोटी कमेटी की भी सालाना रिपोर्ट आप लें। आप अपने कॉलेज का 5 साल का, अगले 10 साल का और अगले 20 साल का प्लान जरूर बनाएं। AQR टाइम में सबमिट करें, क्वालिटी इनिशिएटिव्स आपके यहाँ पर चालू करें, कुछ ना कुछ आपको बराबर अच्छे से मिलेगा। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जरूर से कराएं, इसके बहुत नंबर है। जब SSR आप भरने जाएंगे तब आपको दुख होगा कि यार 2 साल पहले भोपाल से
एक AAA भरने के लिए एक कागज आया था, हमने नहीं भरा, उस वक्त हम बहुत खुश हो गए कि अरे यार केवल एक कागज आया था, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। पर जब आप एकेडमिक AAA के बारे में SSR में भरने जाएंगे और जब आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो 0 नंबर आ रहा है, आपको बहुत दुख होगा। इसलिए एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जरूर से करें। हर मीटिंग के मिनट्स रखें, जो भी, तभी आप मिनट्स रखेंगे तभी आप साल भर की रिपोर्ट बना पाएंगे। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप उसको जोड़ें। आप फीडबैक के ऊपर एक्शन जरूर लें। कॉलेज में कोई बहुत अच्छी सी एक बेस्ट प्रैक्टिस को, अभी 2 साल है, 2 साल में आप बहुत अच्छी सी एक बेस्ट प्रैक्टिस को इवॉल्व कर। यदि आप IQAC के आखिरी साल में एक SSR भरने के साल में पीछे ढूंढेंगे कि मेरे को बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी, तो आपको ढूंढना पड़ेगी कि यार ये करा, इसको कर लें क्या, इसको कर लें क्या, इसको कर लें क्या। ये नौबत ना आए। अभी आपके पास में साल 2 साल हैं, तो आप बहुत अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिस एक बना सकते हैं, जिसका कि लाभ सबको होगा। मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना डाटा AQR में भर रहे हैं, SSR में दे रहे हैं, QLM की जानकारी दे रहे हैं, QNM की जानकारी दे रहे हैं, तो आपका डाटा, आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट इस प्रकार से होने चाहिए कि सामने वाला जो इन डाटा को देख रहा है, पीर टीम जो आपके यहाँ विजिट कर रही है, DVV पार्टनर जो आपके QLM QNM की जांच कर रहे हैं, उनके मन में जिज्ञासा आनी चाहिए कि यार ये काम कैसे कर लिया। उनके मन में ये शंका नहीं आना चाहिए कि ये क्या कर लिया। शंका और जिज्ञासा के जरा से अंतर के साथ मैं लगभग समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। बहुत बारीक अंतर है शंका और जिज्ञासा में। इसका वापस एक घरेलू उदाहरण देता हूँ। रात को 10:30 बजे 11 बजे आप सब परिवार कोई मूवी देख रहे हैं टीवी पे, आपकी संतान के पास में एक फोन आता है, वो आपकी तरफ देख के फोन उठा के बाहर चला जाता है, और जब वो वापिस आता है तब यदि आपका प्रश्न फोन किसका था, ये जिज्ञासा की ओर ले जाएगा तो घर का वातावरण अलग, और फोन किसका था यदि ये शंका उत्पन्न करेगा तो उस बैठक का वातावरण कुछ अलग हो जाएगा। तो शंका और जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए अपने डाटा को तैयार करिए, अच्छे से काम करिए। और आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, नहीं मतलब, और जो मेरे पास कोशिश थी वो मैंने बताने की कोशिश करी। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कभी माइक बंद हो जाता है, कभी कैमरा बंद हो जाता है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और फीडबैक का मैंने बहुत महत्व बताया है, तो मैंने भी एक गूगल फॉर्म तैयार कर लिया है मेरे आज के सेशन पर, वो मैं आपको कल भेजूंगा। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि मेरे को वो फीडबैक जरूर दें, ताकि फीडबैक की आत्मा के अनुसार जो मेरी कमियां होंगी उनको मैं सुधार कर अगली बार बेहतर रूप से आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी बोलें। सर इसके पहले जो स्लाइड थी वो आपने स्किप कर दी, वो हम देखना चाह रहे थे। नहीं वो ये स्पेशल नोट है, ये थोड़ी सी गड़बड़ बन गई, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के स्किप कर दिया। अच्छा जी 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 सर। थोड़ा सा उसमें 1-2 पॉइंट हमने आपस में जब हमारी टीम ने डिस्कस करे तो टीम ने कहा कि नहीं ये बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी से स्किप करके उसको डिलीट नहीं कर पाया। जी जी सर जी। और यदि कोई आपको मन में शंका जिज्ञासा धार वाले से यदि कोई पूछना चाहे। सर ये IQAC के प्रेजेंटेशन पे भी हम चाहेंगे कि एक लेक्चर आपका हो जाए, मतलब कैसे प्रेजेंट करें पीआर टीम के सामने। जरूर जरूर, केवल अपन उसी पर चर्चा करेंगे कि IQAC टीम का प्रेजेंटेशन क्या होगा। सर आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारे बताए। सर हम लोग चाह रहे थे कि लेक्चर हेलो